नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथ के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रियलाइज करते जा रहे हैं कि आखिरकार हमें कौन-कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में हर बार बन के आपके सामने आ रहे होते हैं। उन प्रश्नों को साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरह से हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो साथियों आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में भी आ रहे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम जो पढ़ के चल रहे थे, हम साथियों आपको विगत होगा हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। और ये 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, इनमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि हम एक महाजनपद के बारे में जाने थे अच्छे से कि ये मगध हुआ करता था। उस मगध पर साथियों बहुत सारे वंशों ने क्या किया था? बहुत सारे वंशों ने शासन किया था, जिसमें साथियों हमने बहुत सारे राजाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था, बहुत सारे राजाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसी क्रम में साथियों मैंने मगध पर शासन करने वाले बहुत सारे शासकों को आपको पढ़ाया था। बहुत सारे शासक थे जिन्होंने मगध पर शासन किया था। लेकिन दोस्तों, इनमें से हमने आपको बताया होगा कि जो 16 महाजनपद ने, उनमें अगर मगध सबसे शक्तिशाली था तो उस पर शासन करने वाले जो वंश होंगे वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम इन चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि इस मगध पर साथियों किस किसने शासन किया है, किस किसने इस मगध पर शासन किया है, ये हमने बहुत अच्छे तरह से अभी तक देख लिया था। अगर इस चीज को हम देखते आगे बढ़ रहे थे तो साथियों हमने जाना था कि साथियों जो मौर्य काल था, उस मौर्य काल के दौरान या कहीं मौर्य काल से पहले साथियों भारत पर विदेशियों का भी आक्रमण होना शुरू हो गया था। ऐसे समझो, जैसे इसे साथियों मगध पर बात करें तो मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश। कौन कर रहा था? मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश। दोस्तों, जब मगध पर नंद वंश शासन कर रहा था तो इसका एक शासक था साथियों जिसका नाम आप जानते होंगे, जिसका नाम था साथियों यहां पर घनानंद। क्या नाम था? घनानंद इसका नाम हुआ करता था। यह शासन कर रहा था। दूसरी तरफ से साथियों हुआ क्या? दूसरी तरफ से साथियों आपको पता होगा कुछ आक्रमणकारियों ने साथियों भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, यूनानी आक्रमणकारियों ने, जिसमें आपने साथियों नाम सुना होगा सिकंदर के बारे में। वैसे हम बात करें हकवनी वंश का एक व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, और वैसे बात करें मुख्य आक्रमणकर्ता सिकंदर हुआ करता था। क्या हुआ करता था साथियों? सिकंदर मुख्य आक्रमण हुआ करता था, आपने जाना होगा। दोस्तों, जब नंद वंश के इस शासक घनानंद से चाणक्य मदद लेने के लिए पहुंचे, नंद वंश के इस शासक से चाणक्य मदद लेने के लिए पहुंचे और कहने लगे कि भाई सिकंदर भारत पर अटैक करता हुआ आ रहा है, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक है, तो सिकंदर को रोक। तो घनानंद साथियों इस चाणक्य की क्या कर देता है? चाणक्य की साथियों जबरदस्त तरह के बेइज्जती कर देता है और कह देता है कि मैं अपने शासन को कैसे चलाऊंगा तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मैं इस घनानंद को ना एक दिन साथियों इस साम्राज्य के शासक से हटाऊंगा और अपना कोई साथियों यहां पर एक शासक बिठाऊंगा। मैं एक ऐसा राजा पैदा करूंगा जो इस मगध साम्राज्य पर शासन करेगा। तो एक तरफ से सिकंदर बढ़ा आ रहा है, दूसरी तरफ से साथियों मगध पर शासन कौन कर रहा है? घनानंद कर रहा है। चाणक्य कह चुके हैं कि साथियों मैं इस घनानंद को हटा के कोई नया राजा बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इसको हमें आगे पढ़ना है और किस तरह से साथियों चाणक्य एक व्यक्ति को इस मगध साम्राज्य का शासक बनाने के लिए निकले हैं, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि साथियों यहां पर मौर्य वंश की शुरुआत करेगा। तो हम जान चुके हैं साथियों, नंद वंश तो हम पढ़ चुके हैं, घनानंद तक पढ़ चुके हैं जिनके दरबार में चाणक्य गया है। अब साथियों चाणक्य जो हैं वो साथियों एक ऐसा राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि साथियों इस मगध पर शासन करे और इसे सिकंदर को रोके। दूसरी तरफ से सिकंदर साथियों बढ़ा आ रहा है, सिकंदर आक्रमण करने के लिए बढ़ा आ रहा है। तो दो चीजें हमें रिलेट करके पढ़नी है। पहले हम साथियों यहां पर आक्रमणकारियों को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इधर से आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। दूसरी चीज साथियों जो नंदवंश है, नंदवंश तक हम पढ़ चुके हैं। नंदवंश के आगे साथियों किस तरह से मौर्य वंश चलता है उसको एक बार हम यहां पर वार्ता कर लेते हैं। तो आइएगा साथियों शुरुआत करते हैं। तो मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, पहले क्या पढ़ेंगे कि उस तरफ से कौन कौन आक्रमण करने के लिए आए थे, और नंदवंश को शासक को घनानंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य साथियों आसीन होंगे। दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। तो हम तो पैरेलल नहीं पढ़ सकते ना कि एक तरफ से ये पढ़े कि आक्रमणकारी ये आ रहे, दूसरी तरफ ये पढ़े मगध में क्या चल रहा है। तो हम पहले आक्रमणकारियों को पढ़ लेते हैं, फिर मगध में क्या चल रहा था उसको
पढ़ के चलेंगे। बहरहाल गणानंद जो है उसको हटाने की कसम खा चुके हैं साथियों मगध में चाणक्य, और दूसरी तरफ साथियों ईरानी आक्रमणकारी भारत पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो जब मौर्य वंश की साथियों स्थापना हुई, तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर कुछ लोगों ने अटैक किया था, भारत पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया था। और ये आक्रमण करने वाले जो लोग थे, इनमें अगर हम देखें तो साथियों सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा जो भारत था, यानी कि भारत जो था, इसके अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो मगध एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। मैंने बताया था कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, किस तरह से मगध शक्तिशाली बना है। दोस्तों इसके जो अगल बगल के, जो इसके आसपास के साम्राज्य हुआ करते थे ना, मगध के जो आसपास के साम्राज्य हुआ करते थे ना, इन सभी साम्राज्यों को मगध ने जीतकर अपने आप में मिला लिया था। यानी इन पर सभी पर क्या कर लिया था, इन पर अपना अधिकार कर लिया था। और भारत की राजनीति में साथियों, कहां पर अगर हम बात करें साथियों, भारत के उत्तर में, यानी भारत के उत्तर में यहां पर मगध साम्राज्य में क्या आ गई थी, राजनीति में साथियों स्थिरता ला दी थी। मतलब ज्यादा चहल पहल यहां नहीं थी, नॉर्मल लोग जी रहे थे, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली था और वही शासन कर रहा था। बहुत बड़े क्षेत्र पर मगध ने साथियों क्या कर लिया था, मगध के शासकों ने अपना अधिकार जमा लिया था। दोस्तों जब मगध ने अपना अधिकार जमा लिया, तो आप ये देखिएगा, ये आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जितना इतना साथियों पूरा का पूरा उज्जैन साथियों, यहाँ पर ये सारा कौशाम्बी, मथुरा, ये सब मगध के अंतर्गत आता था। तो कहीं ना कहीं भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर हम ये कह सकते हैं कि मगध के राजाओं ने उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता ला दी थी, मतलब स्थिरता ला दी थी, जिसकी वजह से कोई उथल पुथल नहीं हो रही थी, सब लोग आराम से जीवन जी रहे थे। उसी समय पर क्या होता है साथियों, हमारा जो भारत है, आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैंने आपको हमेशा बता के चलाऊंगा कि दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर कोई हमें ज्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहां हिमालय है, यहां से दुश्मन साथियों आना संभव नहीं है। अगर इन क्षेत्रों की बात करें जहां पर तटीय रेखा है, जो कोस्टल लाइन है, वहां पर वैसी समस्या नहीं है, क्योंकि साथियों उस समय वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि पानी के जहाज से आके भारत पर अटैक करे। तो वो वैसे सेफ था, यहां से भी भारत पर अटैक होना संभव नहीं था, यहां से भी भारत पर अटैक होना संभव नहीं था। और मगध साम्राज्य साथियों यहां पर इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो साथियों जो दुश्मन है वो साथियों यहां से एंट्री लेगा। कहां से? यहां से एंट्री लेगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, तो साथियों इसे हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से दुश्मन हमेशा साथियों भारत में अटैक करने के लिए आता है, तो उत्तर पश्चिम से अटैक होगा, इस क्षेत्र से अटैक होगा, ये बात अपने दिमाग के अंदर हमेशा रखिएगा। अब हुआ क्या, देखो जो भारत है उसका, भारत का साथियों पश्चिमी उत्तर क्षेत्र जो है वो कई छोटे छोटे राजाओं ने साथियों यहां पर जो कमजोर शासक थे उन्होंने साथियों यहां पर शासन कर रखा था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में ही आक्रमण किया करते थे। जो मैंने आपको क्षेत्र बताया जहां से अटैक हो सकता था, वहां साथियों छोटे छोटे आक्रमणकारी आक्रमण करते रहते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में साथियों जो राजा थे वो भी छोटे छोटे थे। मगध तो शक्तिशाली था, लेकिन मगध ज्यादा वहां तक फैला नहीं था। उस क्षेत्र तक जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला, साथियों यहां तक अगर हम बात करें तो छोटे छोटे राजा थे, उन पर साथियों आक्रमणकारी अटैक करते रहते थे। भारत में जो अटैक हुआ है साथियों, या तो ईरान के लोग भारत में अटैक करने के लिए आए हैं इस समय क्या, ये तो सबसे पहले कह सकते हैं हम, तो सबसे पहले या तो ईरानी लोग भारत पर अटैक करने के लिए आए हैं, या फिर साथियों यूनानी लोग, यानी यूनान के लोग जो हैं वो अटैक करने के लिए आए हैं। तो भारत ने जो अटैक झेला है वो या तो इराक से झेला है, या फिर साथियों यूनान से झेलने का काम किया है। अगर दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमणकारियों को देख लेते हैं कि ईरान से भारत पर किस किसने अटैक किया। दोस्तों सबसे पहले जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ है वो एक वंश का हुआ है, इस वंश का नाम है हकबनी वंश। क्वेश्चन आपसे कई बार, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। तो भारत पर सबसे पहले जो अटैक हुआ है वो किस वंश का हुआ है, तो साथियों वो हकबनी वंश के लोगों ने अटैक किया। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं तो कैसा रहेगा, कलर चेंज साथियों ब्लू कर लूं तो कैसा रहेगा। हाँ, तो भारत पर साथियों दिख रहा है ना, चलिए अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा चेंज कर लूं, क्योंकि रेड ही ये है। हाँ, ये वाला मुझे लगता है परफेक्ट रहेगा। हाँ
चलिए, तो साथियों भारत पर सबसे पहले जो भारत पर अटैक हुआ है वो साथियों विदेशी आक्रमण हकबनी वंश के लोगों ने किया है। किसने किया है? हकबनी वंश के लोगों ने किया है। और साथियों हकबनी वंश का संस्थापक जो हुआ करता था उसका नाम साथियों साइरस सेकंड हुआ करता था। क्या था? साइरस सेकंड साथियों हकबनी वंश का साथियों यहां पर क्या था, हम कह सकते हैं यहां पर संस्थापक हुआ करता था। और साइरस द्वितीय ने भारत में पहली बार आक्रमण किया परंतु वह साथियों असफल रहा। तो हकबनी वंश का संस्थापक साइरस सेकंड जिसका नाम है, ये भारत पर पहला अटैक करने वाला ईरानी व्यक्ति है जो खुद हकबनी वंश का संस्थापक है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि साइरस सेकंड ने जब भारत पर अटैक किया है तो वह एक असफल आक्रमण माना गया है, वो सफल ना हो सका था। तो भारत पर आक्रमण करके प्रथम साथियों सफलता इसी वंश के अगले शासक को मिलती है जिसका नाम था साथियों डेरियस प्रथम। यानी हकबनी वंश का ही अगला शासक आया जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट, और डेरियस फर्स्ट को ही साथियों दारा फर्स्ट भी कहा जाता है। ये वंश वह वंश रहा है हकबनी वंश जिसका पहला शासक असफल रहा भारत पर अटैक करते समय, लेकिन साथियों जब यहां पर डेरियस फर्स्ट ने भारत पर अटैक किया तो यह सफल रहा। तो अगर पूछे बताइएगा भारत पर पहला सफल आक्रमण प्राचीन काल में किसके समय में हुआ, किसने किया? तो हकबनी वंश के द्वारा किया गया। तब मगध पर साथियों हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। तो डेरियस फर्स्ट ने जो दारा फर्स्ट है ये प्रथम आक्रमणकर्ता सफल माना गया है। जबकि साथियों अगर हम बात करें, जबकि साथियों आपका यहां पर जो साइरस सेकंड है वो असफल आक्रमणकर्ता माना जाता है। दोनों का ही संबंध हकबनी वंश से रहने वाला है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन से वंश ने आक्रमण किया, तो वो हकबनी वंश से रहने वाला था। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये डेरियस फर्स्ट जो था इसने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार, कौन सा साथियों? गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मैंने आपको बताया होगा कि जो 16 महाजनपद हमारे हुआ करते थे उन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत के बाहर थे। एक कौन सा था? एक था साथियों आपका गंधार और एक था कंबोज। तो उन्हीं साथियों दोनों के दोनों गांधार और कंबोज को इस व्यक्ति ने, जिसका नाम दोस्तों डेरियस फर्स्ट है, जो हकबनी वंश का शासक है, इसने साथियों 516 ईस्वी में भारत पर अटैक करके 2 महाजनपदों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। यानी ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते यहां तक पहुंच गया। बात कब की है? सत्य बात है आपकी 516 ईसा पूर्व, बहुत पुरानी बात है। सबसे पहले आक्रमण हम इन्हें कह सकते हैं। दोस्तों भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद ये डेरियस प्रथम जो था इससे साथियों ईरान का 20वां प्रांत बनाने की काम करता है। यानी कि जो मैंने आपको ये क्षेत्र दिखाया है जहां पर साथियों गांधार और कंबोजी आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसको जब डेरियस फर्स्ट इन दोनों साम्राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लेता है तो क्षेत्र किसका हो गया? ये साथियों यहां तक ईरान का क्षेत्र इन्हें बता देता है और कहता है ये ईरान का साथियों 20वें प्रांत है। क्या? 20वां प्रांत। जैसे हमारे देश के अंदर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं, उसी तरह से ये डेरियस फर्स्ट जो है ये इन दोनों क्षेत्रों को क्या बताता है? दोनों क्षेत्रों को साथियों 20वां प्रांत बना लेता है। किसका? ईरान का साथियों 20वां प्रांत बनते हैं। तो साथियों ये डेरियस फर्स्ट ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने भारत पर सबसे पहले अटैक किया है और सबसे पहले अटैक करने वाला गांधार और साथियों कंबोज को जीतने वाला ये व्यक्ति साथियों पश्चिमी उत्तर भाग से क्या करता है? आक्रमण करने का काम करता है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति जो था इस क्षेत्र में साथियों 360 यहां पर टैलेंट सोना, क्या है? 360 साथियों टैलेंट सोना भेंट में इसे मिलता है, जो फारस की सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले राजस्व का 1/3 हुआ करता था। इस व्यक्ति को इतना आइडिया नहीं था कि ये क्षेत्र इतना संबंध होगा। ये साथियों टैलेंट जो है ना, ये उस समय का क्या है? नाप तोल की इकाई है। इस व्यक्ति को साथियों 360 टैलेंट सोना यहां से प्राप्त हुआ, जबकि साथियों 2 ही क्षेत्र मिले हैं यहां। तो ईरान के अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसका 1/3 अकेला इसे यहीं से मिल गया, जिससे ये बड़ा खुश हुआ क्योंकि इससे साथियों संपूर्ण ईरान पर अटैक करके शासन करके उसका विस्तार करने से क्या फायदा है? जब साथियों इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा है, इस क्षेत्र
क्षेत्र में ज्यादा पैसा है। तो इतना पैसा साथियों इस क्षेत्र में हुआ करता था। इस वंश के अंतिम शासक साथियों जो डेरियस थर्ड हुए, डेरियस थर्ड को साथियों सिकंदर ने यहां पर पराजित कर दिया और हकवनी वंश का भारत में दोस्तों अंत हो जाता है। यानी कि जो हकवनी वंश है उसके साथियों डेरियस फर्स्ट ने सफल अटैक किया, लेकिन जब साथियों इस काबुल कांधार के जो आपका हकमनी वंश है वो साथियों जब शासन कर रहा था, आपके साथियों बात करें गांधार कंबोज पर, तो वहां पर साथियों सिकंदर एक समय आता है और सिकंदर इस डेरियस थर्ड की हत्या कर देता है और हकमनी वंश को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो हमने एक बात जानी कि ईरान से आक्रमण करने वाले कुछ आक्रमणकारी हुए जो भारत के साथियों एक बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर यहां पर शासन करने लगते हैं। लेकिन बाद में साथियों सिकंदर आता है और सिकंदर आके क्या करता है, सिकंदर आके साथियों इस डेरियस थर्ड की हत्या करता है और साथियों फिर उसके आगे क्या करता है, फिर उसके आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो निश्चित हुई कि जब इन ईरान के लोगों ने हम पर अटैक किया तो उसके प्रभाव हमें कुछ देखने के लिए मिले। ईरान के लोगों ने जब हम पर अटैक किया तो उसके प्रभाव हमें कुछ देखने के लिए मिले। भारत और ईरान का संपर्क जो है वो 200 साल तक बना रहा। यानी हम साथियों भारत और ईरान के बीच में जो सामान्यता थी वो बन गई। इन दोनों देशों के बीच में साथियों इन दोनों क्षेत्रों के बीच में संपर्क साधने लगा और ईरान आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि साथियों वहां के लोग जब यहां तक आ गए, यहां तक शासन रहा, तो हम साथियों पूरे ईरान के साथ व्यापार करने लगे। तो ईरान के आक्रमण से ये दो प्रभाव हमें देखने के लिए मिले। दूसरी साथियों हम बात करते हैं यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में। यानी ईरानी आक्रमणकारियों के बारे में आपको 3 ही नाम याद रखने हैं, जिनमें से पहला व्यक्ति असफल आक्रमण करता है, दूसरा व्यक्ति सफल आक्रमण करता है और साथियों सोना चांदी ठीक ठाक लूटने का काम करता है। तीसरे व्यक्ति को साथियों सिकंदर यहां पर मार देता है और साथियों वहां से आगे शुरू करते हैं हम दोस्तों यहां पर यूनानी आक्रमण। क्या? यूनानी आक्रमण। तो देखिए यूनानी आक्रमण के बारे में बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर करके चलता हूं, फिर एक और वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें साथियों हम बहुत गहनता से बनने वाले प्रश्नों को कवर कर जाएंगे। दोस्तों यूनान के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था साथियों फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। ये वो फिलिप से नहीं है जो आपकी लाइट जलती है, वो वाली नहीं, इसका नाम है फिलिप। तो फिलिप जो है ये साथियों यहां पर सिकंदर के पिता हैं। यानी यूनानी राजा फिलिप का पुत्र हुआ करता था आपका सिकंदर। इस सिकंदर का जो वास्तविक नाम है ना, मूल नाम है ना, इसे अलेक्जेंडर सिकंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मूल नाम है सिकंदर, इसलिए इसे साथियों अलेक्जेंडर सिकंदर कहते हैं। तो कई बार आपसे कहते हैं ना कि अलेक्जेंडर भारत में कब आया, दरअसल पूछना चाह रहा है कि सिकंदर भारत में कब आया, तो अलेक्जेंडर को आप सिकंदर भी कह सकते हैं। और दोस्तों बात करें सिकंदर का जन्म दोस्तों कहां हुआ है, तो ये साथियों मैसिडोनिया, कहां? मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर। सिकंदर साथियों कहां पैदा हुआ? मैसिडोनिया का रहने वाला था। ये दोस्तों 356 बीसी में मैसिडोनिया के अंदर पैदा हुआ था। इनके पिता की मौत के बाद 20 वर्ष की मात्र आयु में यह सिकंदर साथियों गद्दी पर बैठ जाता है। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर गद्दी पर बैठ जाता है और सिकंदर के गुरु के नाम आपसे कई बार पूछे गए। ध्यान रखना सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु हुआ करता था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। साथियों इसकी एक प्रिय पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम रोक्साना हुआ करता था और साथियों इसके घोड़े का नाम यहां पर बुसेफेलस हुआ करता था। दोस्तों हर पेपर के अंदर यहां से फैक्टों से आपके सामने प्रश्न बने कि सिकंदर कहां का शासक था, सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था और सिकंदर साथियों कहां पर पैदा हुआ था। ये प्रश्न अक्सर आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते रहे, लेकिन आप सभी को तैयार रहना होगा। चाहे उसकी पत्नी का नाम पूछे, चाहे उसके घोड़े का नाम पूछे, चाहे साथियों सिकंदर के यहां पर गुरु का नाम पूछे, आपको हर चीज जो फैक्ट आधारित है वो आनी चाहिए। दोस्तों जब सिकंदर भारत के लिए, सिकंदर का मन बना कि मैं पूरी दुनिया विजिट करूं। क्या करूं? मैं पूरी दुनिया विजिट करूं, मैं पूरे की पूरी दुनिया को जीतूं, ऐसा उसका साथियों मन बना। तो सिकंदर जो था इसका मन बना साथियों मैं पूरी की पूरी दुनिया जीतूंगा।
तो इसने साथियों सबसे पहले पश्चिमी उत्तर क्षेत्र जो हमने बताया जहां से लोग अटैक किया करते थे, वहां पर साथियों इसने क्या किया, आक्रमण किया। और वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है देखो अंबिक। क्या है अंबिक? ये अंबिक बड़ा डरपोक कायर सा व्यक्ति था। और अंबिक ने क्या किया, अंबिक ने साथियों तुरंत ही इस सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले सिकंदर का सामना भारत में किससे हुआ है दोस्तों? इस अंबिक नाम के व्यक्ति से हुआ है, जो कि कहां का राजा था? ये साथियों तक्षशिला का राजा हुआ करता था। और सिकंदर की साथियों इसने अधीनता को, किसको साथियों? अधीनता को तुरंत स्वीकार कर लिया, मतलब अपना समर्पण कर दिया। ये व्यक्ति बिना लड़े हार गया। अंबिक नाम का व्यक्ति जो तक्षशिला के क्षेत्र में शासक है, जब सिकंदर आक्रमण करता हुआ बढ़ा भारत की तरफ, तो सबसे पहले साथियों इस अंबिक से सामना हुआ तक्षशिला के शासक से, और इसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। बोले भाई साहब आप तो पूरी दुनिया जीतते आ रहे हो, क्योंकि ऊपर से पूरा क्षेत्र जीतता आ रहा था ईरान के क्षेत्र से। मैंने बताया कि जो साइरस थर्ड था उसकी हत्या कर दी थी। तो अंबिक जब तक्षशिला के क्षेत्र में शासक था, तो इसने जाना कि यार सिकंदर इतना शक्तिशाली है, मैं कैसे लड़ूंगा? तो अंबिक ने साथियों अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अंबिक साथियों खुद इसके सामने हार मान गया। उसके बाद साथियों, उसके बाद सिकंदर जो था ये पंजाब के क्षेत्र में बढ़ता चला आया। ये सिकंदर पंजाब के क्षेत्र में बढ़ता आया ऊपर से। और उसके बाद साथियों झेलम तथा चिनाब के बीच में मध्यवर्ती के क्षेत्र में साथियों राजा पोरस का आक्रमण, पोरस पर आक्रमण किया। इस युद्ध को साथियों झेलम या फिर बितिस्ता या हाइडोस्पिस का युद्ध कहते हैं। दोस्तों जब सिकंदर बढ़ता हुआ आया, जब सिकंदर बढ़ता हुआ आया, तो जैसे ही साथियों सिकंदर यहां पर पहुंचता है, सिकंदर जैसे ही साथियों यहां पर पहुंचता है, तो यहां पर पहुंचने के साथ ही, यहां पर पहुंचने के साथ ही इस क्षेत्र में शासन कर रहा था पंजाब क्षेत्र में एक राजा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साथियों आप जानते होंगे, इसका नाम था साथियों पोरस। क्या नाम था? पोरस। जब सिकंदर यहां से बढ़ा आया तो साथियों सामना हुआ इसका पोरस से। अब पोरस का सामना जो हुआ है, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो यहां पर हुआ है, तो पोरस का सामना जो हुआ है साथियों एक नदी के किनारे हुआ है जिसका का नाम है झेलम। इस झेलम को साथियों आप बितिस्ता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बितिस्ता के नाम से भी जानते हैं, और इससे हाइडोस्पिस के नाम से भी जानते हैं। मतलब सिकंदर और साथियों पोरस का, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ है वो साथियों इन नदी के किनारे हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ सिकंदर और पोरस का युद्ध कहां हुआ? तो झेलम नदी के किनारे हुआ, या बितिस्ता जो है उस नदी के किनारे साथियों इसका यहां पर युद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आखिरकार पोरस जो है, वो पोरस जो है वो सिकंदर के सामने हारा या जीता? दोस्तों देखो पोरस जो था एक कहा जाता है शायद राजपूत शासक था। तो पोरस जो था ना ये बहुत सिकंदर के सामने कमजोर था। अगर सिकंदर और इसका कंपैरिजन करें तो पोरस इसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करेगा, सेना में ना ताकत में, लेकिन जज्बे में, अगर जोश में, अगर उत्साह की बात करें तो पोरस कमजोर नहीं पड़ा सिकंदर से। जब सिकंदर बड़ा आ रहा था, अंबिक ने साथियों आत्मसमर्पण कर दिया था तक्षशिला के शासक ने। जब सिकंदर आया पोरस पंजाब के क्षेत्र में, तो साथियों पोरस ने कहा चलो सिकंदर से युद्ध की तैयारी करो, सिकंदर से युद्ध की तैयारी करो। सेना भी पूरे जोश में थी, पूरी की पूरी सेना ने साथियों क्या करा? तैयारी शुरू कर दी यहां पर सिकंदर से लड़ने की। अब सिकंदर जब बढ़ा तो सेना सामने पोरस की खड़ी पाई, और सिकंदर ने भी अटैक कहा, पोरस ने भी अटैक किया। बहुत दमदारी से दोनों सेनाएं लड़ी, बहुत दमदारी से दोनों सेनाएं लड़ी। सिकंदर देख रहा था कि यार ये इतनी सी सेना इतनी ताकत से लड़ रही है, हार नहीं मान रही है, ये आत्मसमर्पण नहीं कर रही है। लेकिन सिकंदर साथियों आप समझो ऊपर से यहां से पूरी दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था। आखिरकार छोटे से शासक के सामने जब आया तो उसने देखा कि यार ऐसी ताकतवर सेना मैंने नहीं देखी। लेकिन परिणाम क्या निकलता? परिणाम यही निकला साथियों कि इस युद्ध में पोरस इस युद्ध को सिकंदर के सामने हार गया। लेकिन सिकंदर बहुत बहादुरी से लड़ा। सिकंदर झेलम नदी के किनारे लड़ा है, और सिकंदर ने कह दिया भाई मैं ऐसे तो साम्राज्य नहीं दूंगा अपना, या तो मुझे राजा या मुझे मार जा। लेकिन जब युद्ध का परिणाम आया तो युद्ध के परिणाम में सिकंदर से पोरस हार चुका था। अब जब पोरस हारा तो पोरस हारने के बाद साथियों पोरस को बंदी बना के सिकंदर के सामने पेश किया गया। तो सिकंदर तो वैसे ही साथियों एकदम से सरप्राइज था कि यार इतनी छोटी सी सेना इतनी ताकत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ सामना मेरी सेना का कर रही है, और बहुत नुकसान पहुंचा दिया है मेरी सेना को, ऐसा सिकंदर देख रहा था। जब पोरस पहुंचा तो पोरस ने सिकंदर के सामने आंखों में आंखें डाली, जो कि साथियों जो हारा हुआ राजा होता है वो
नजर झुका के, गर्दन झुका के राजा से बात करता है। पोरस ने आंखों में आंखें डाल के सिकंदर से बात करी तो सिकंदर मुस्कुराया। सिकंदर ने कहा, बता पोरस, तेरे साथ क्या किया जाए? बता पोरस, तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पोरस बहादुर था, पोरस कायर नहीं था। पोरस ने कहा, सिकंदर तुम मेरे साथ वही सलूक कर जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। तुम मेरे साथ वही कर जो एक हारे हुए राजा के साथ किया जाता है, अर्थात हारे हुए राजा को हमेशा मार दिया जाता है। सिकंदर इसकी बहादुरी को देखकर साथियों बहुत चक्का हो गया। बोले, इतना बहादुर शासक जिसे दिख रही है कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी गर्दन सीधी उठा के, नजरें उठा के, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। कह रहा है, जो एक हारे हुए राजा के साथ जीता हुआ राजा करता है, तुम मेरे साथ वही कर। सिकंदर साथियों इस पोरस की बहादुरी, इस पोरस की वीरता को देखकर सत्य कायल हो गया और जितना भी क्षेत्र पोरस का जीता था सिकंदर ने सारा वापस कर दिया। बोले, ऐसा बहादुर शेर नहीं देखा, ऐसा बहादुर शेर नहीं देखा। यहां पर पोरस को जीवित छोड़ा और इसका जीता हुआ क्षेत्र सिकंदर ने वापस दे दिया। बोले, तेरी जैसी बहादुरी मैंने आज तक दुनिया जीतता रहा हूं, तेरी जैसी बहादुरी पोरस मैंने नहीं देखी। तभी तो इस पर गाने बनते हैं कि जीतता आता है सिकंदर दुनिया का, पोरस के सामने हार जाता है ना। तो ये पोरस साथियों ये शासक हुआ है कि भारत में एंट्री लेते ही ये सिकंदर समझ चुका था, यार ऐसे बहादुरों की भूमि पर आ गया हूं, ऐसे वीरों की भूमि पर मैं आ गया हूं जहां पर ना मुझे दमदारी से लड़ना पड़ेगा। ये पोरस तो कुछ भी नहीं था। अरे अभी तो मैं मगध की तरफ बढ़ रहा हूं और मगध के चर्चे भला किसने नहीं सुन रखे थे। मगध के बारे में इस व्यक्ति को अनुमान होना शुरू हो गया। मगध के बारे में इस व्यक्ति को अनुमान होना शुरू हो गया था कि मगध तो बहुत शक्तिशाली वैसे भी था और सुना भी था, और पोरस की बहादुरी देखकर तो सिकंदर को समझ में भी आ गया था कि ये तो बहुत साथियों शक्तिशाली होगा। अच्छा दोस्तों, इसी दौरान मैंने आपको बताया था कि इसी दौरान चल ये रहा था मगध में कि घनानंद वहां का राजा था। घनानंद वहां का राजा था, चाणक्य की बेइज्जती कर चुका था। चाणक्य ने कसम खा ली थी कि मैं इस घनानंद के साम्राज्य को अस्त नष्ट करके एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा और मगध पर एक नया राजा बिठाऊंगा जो संपूर्ण भारत को एक करके इस भारत को शक्तिशाली भारत बनाने की कोशिश करेगा। तो चाणक्य जब जा रहे थे तो वहां पर एक बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे को जब चाणक्य ने देखा तो वो बच्चा एक खेल खेल रहा था, आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक खेल खेल रहा था और उसमें साथियों वो बच्चा एक ऊंचे चबूतरे पे बैठ के, नीचे सारे बच्चे बैठे हुए थे और कोई मामला था। वो बच्चा साथियों उनको फैसला सुना रहा था, एक राजा की तरह न्याय करने का काम कर रहा था। वहां से साथियों चाणक्य गुजर रहे थे। चाणक्य ने उस बच्चे को देखा कि ऊंचे चबूतरे बैठ के ये बच्चा न्याय कर रहा है बच्चों का। चाणक्य को उस बच्चे के अंदर लक्षण नजर आ गए। चाणक्य ने कहा, यही वह बच्चा हो सकता है जो इस संपूर्ण भारत का सम्राट बन सकता है, राजा बन सकता है। कहा जाता है कि वह बच्चा जो छोटा सा न्याय कर रहा था वह सत्यो मुरा नाम के माता का एक बेटा था और इसकी मां जो थी वो मोर पालन किया करती थी और ये बच्चा चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने उस बच्चे चंद्रगुप्त को ले लिया और कहा कि तुझे मैं आगे चल के क्या बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। उसे शिक्षा दीक्षा दी, उसे पूरी की पूरी राजनीति सिखाई, युद्ध विद्या सिखाई और आगे चल के इस बच्चे को साथियों चाणक्य गद्दी पर बैठाएंगे जो कि साथियों मौर्य काल की स्थापना करेगा। यह व्यक्ति होगा चंद्रगुप्त। मगध की गद्दी पर साथियों ये चंद्रगुप्त बैठेगा और बैठने के बाद फिर शासन करने लगेगा। लेकिन साथियों अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कि आखिरकार सिकंदर बढ़ा आ रहा है मगध की तरफ, पोरस के साथ उसका सामना हो गया है। हालांकि अभी मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जब मगध जो होगा ना, दूसरी तरफ चंद्रगुप्त जो होगा वो मगध के शासक घनानंद को हराएगा और घनानंद को हराने के बाद वो एक दूसरी स्टोरी है, ये एक दूसरी स्टोरी चल रही है। मगध के शासक सत्य घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ जाएगा। इधर से सिकंदर बढ़ता जा रहा है मगध की तरफ। मगध में क्या चल रहा है, तो मगध में सत्यो घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठेगा और सत्यो जैसे ही यहां पर एक नदी आएगी, उस नदी का नाम होगा व्यास नदी। क्या नाम होगा, इस नदी का नाम होगा सत्य व्यास नदी। और जैसे ही सिकंदर की सेना इस व्यास नदी के नजदीक पहुंचेगी तो कहा जाता है कि साथियों एक तो मगध की शक्तिशालीता को देखकर, एक मगध की ताकतवर को देखकर और मगध के राजाओं के बारे में सुन के, पोरस के बारे में सुन के सिकंदर की सेना साथियों कमजोर अपने आप को महसूस कर रही थी।
सिकंदर की सेना डर रही थी क्योंकि मगध की ताकत के बारे में सिकंदर की सेना थोड़ा बहुत जानती थी। तो ब्यास नदी पर आकर सिकंदर की सेना ने साथियों कह दिया कि अब हम इस नदी से आगे नहीं बढ़ेंगे, दुनिया तुझे जितनी है सिकंदर, तू जीत ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इससे आगे तो नहीं बढ़ने वाले हैं। देखो आप इसे याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? ब्यास नदी। कैसे कह दिया? बस अब नहीं बढ़ेंगे। बस जैसे आप थक जाते हो ना, आप बहुत लंबी यात्रा कर रहे हो, आप थक गए तो क्या कहते हो? बस यार अब नहीं चला जाएगा, कहते हैं ना। तो सबसे सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? भाई थकी तो गई होगी चलते चलते, कह दिया बस यार अब नहीं चला जाएगा, अब नहीं चलेंगे। तो बस मतलब ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में युद्ध कहां हुआ है? तो सिकंदर ने पोरस को कहां झेला? झेलने का ही मतलब तो होता है लड़ा, तो झेला मतलब झेलम। सिकंदर ने पोरस को कहां झेला? तो झेलम नदी पर झेला। और सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया? किस नदी पे आकर रुक गई? तो साथी थक गई थी, कह दिया बस यार, मतलब ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। दोनों ही क्वेश्चन इतने फेवरेट हैं कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया? किस नदी पर आकर रुक गई? तो ब्यास नदी। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी पर हुआ है? सबसे झेलम नदी पर हुआ है। इसे बेतस्ता या फिर साथियों हाइड्रोस्पीस भी कहते हैं झेलम नदी को, आगे समझिएगा। दोस्तों ब्यास नदी पे आके सिकंदर की सेना रुक गई। अब मगध में उस समय साथियों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इस भारत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तो नहीं समझ सकता था कि जब तक सिकंदर पहुंचता, जब तक मगध में सब कुछ कर लेते। तो है क्या यहां पर साथियों, किताबें इस चीज को नहीं लिखते, कुछ किताबें लिखती हैं। दोस्तों पहली बात तो चाणक्य ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया था, और इसीलिए कहा जाता है कि चाणक्य के जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता। चाणक्य ने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र किताब में साथियों हम ये पाते हैं कि अर्थशास्त्र किताब में राज व्यवस्था से संबंधित चीजें दी गई हैं। आखिरकार राजा को शासन कैसे करना चाहिए, राजा के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, अर्थशास्त्र में यह दी गई है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई। एक अर्थशास्त्र और भी है, वो इकोनॉमिक्स है, वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यह राज व्यवस्था से संबंधित है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो चाणक्य ने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया। कहते हैं कि जो आपकी ये सिकंदर की सेना थी ना, जो आपके सिकंदर की सेना थी ना, इस सिकंदर की सेना में खुद साथियों चाणक्य ने ही ये बात फैलाई थी कि साथियों मगध की तरफ मत बढ़ो, मगध बहुत शक्तिशाली है। और यहां पर कूटनीति का प्रयोग करके एक अफवाह फैलवाई चाणक्य ने, कहा कि जो इस ब्यास नदी को पार कर देता है ना, जो ब्यास नदी को पार कर देता है वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। ब्यास नदी को पार करना अपवित्र माना जाता है। जिसने भी ब्यास नदी आज तक पार करी है वो व्यक्ति आगे जाके मर गया है, ऐसा माना जाता है। तो चाणक्य ने एक अफवाह फैलवा दी सिकंदर की सेना में। अब एक दूसरे से कहने लगा, बोले सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ देख रहे हैं, दिख तो रही है। बोले जानते हो इस नदी की खास बात क्या है? इसका नाम ब्यास है, बहुत पवित्र नदी है ये, और जो भी इस नदी को पार कर गया है ना, आज तक साथियों पार करते ही दूसरी तरफ जाके मर गया है। अब ये बात सिकंदर की पूरी सेना में फैलने लगी। कहा तो यह जाता है कि चाणक्य ने यह अफवाह फैलवाई थी जिससे कि वो ब्यास नदी को पार ना कर पाए। तो अधिकतर सेना साथियों इसलिए ब्यास नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात क्या थी साथियों? दूसरी बात क्या थी? अगर मैं आपसे बात करूं तो कहा जाता है कि चाणक्य के संपर्क में कुछ विषकन्या रहा करती थी। अब ये विषकन्या क्या थी? दोस्तों विषकन्या ऐसी हुआ करती थी, ऐसी लड़कियां जिसे हम कह सकते हैं जिन्होंने आजीवन नमक मिर्च नहीं खाया, तो उनकी बॉडी के अंदर विष बन गया था, उनकी बॉडी के अंदर जहर बन गया था। अगर आपको ऐसे नाखून मार दें तो आप मर जाएंगे। तो चाणक्य ने, कथा कहती है, कुछ बातें कहती हैं कि चाणक्य ने उन कन्याओं को साथियों सिकंदर की सेना में संलग्न कर दिया। और जैसे ही साथियों रात्रि के समय में वो कुछ सैनिकों के संपर्क में आई, सुबह उठकर देखा तो साथियों कुछ सैनिक मरे हुए मिले। कुछ लोग कहते हैं कि विष कन्याओं के संपर्क में आने की वजह से यहां पर सिकंदर की सेना साथियों कुछ मरने लगी। और कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य ने साथियों इस सेना के भोजन में धीमा जहर मिलवा दिया था, जिसकी वजह से सुबह कुछ लोग मरे हुए मिले। और जब ये लोग मरे हुए मिले तो इनको विश्वास हो गया कि ब्यास नदी बहुत पवित्र है, क्योंकि लोग तो पार करने से पहले ही मरने लगे भैया। तो सिकंदर की सेना अब पार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने साथियों अपने राजा से मना कर दिया सिकंदर से, हम इसे पार नहीं करेंगे। तो जब सिकंदर की सेना साथियों इस नदी को पार करने से मना कर बैठी तो सिकंदर को यहां से वापस लौटना पड़ा और सिकंदर का सेनापति मगध पर आक्रमण करने के लिए आएगा, जिसका नाम होगा सेल्यूकस निकेटर।
क्या नाम होगा, सेल्यूकस निकेटर। तो आपको यह पता होना चाहिए अभी तक की कहानी कि सिकंदर कैसे बढ़ रहा था, किसने रोका, कहां रोका, क्या कहानी चल रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिकंदर के बारे में हम पढ़ रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि सिकंदर जो है ये साथियों यहां पर अंबिक जो है इसकी साथियों आधीनता को स्वीकार कर लेता है, जबकि पोरस जो है, जो हाइडो स्पीस का या फिर बेतेस्ता का या फिर झेलम का युद्ध लड़ा है, इसको साथियों सिकंदर माफ कर देता है, क्योंकि इसको जैसा बहादुर व्यक्ति उसने अभी तक नहीं देखा था। साथियों राजा पोरस ने सिकंदर को अपने साम्राज्य पर आक्रमण करने का उसका कड़ा प्रतिरोध किया था कि मैं तेरे सामने झुकूंगा नहीं सिकंदर के सामने। और सिकंदर पोरस की बहादुरी से साथियों अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य जो भी जीता था वो साथियों सिकंदर ने यहां पोरस को वापस कर दिया था। उसके बाद सिकंदर की सेना साथियों ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित सिकंदर करने लगा, लेकिन उसकी सेना साथियों नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब सिकंदर को साथियों इस ब्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। कहानी मैंने आपको सारी बताई है, कैसे क्या हुआ, किस वजह से सेना पार नहीं कर रही थी, लेकिन सिकंदर किस नदी को पार करने से साथियों पार करने के कारण सत्य वापस लौट गया तो ब्यास नदी बहती, कह दिया बस अब नहीं चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ साथियों, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेना जो सिकंदर था ये अपने साथ एक थल सेनापति लेके आता जो जमीन पर आक्रमण करने में बहुत निपुण था, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर का सेनापति क्या कौन था, थल सेनापति, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और जब मैं आपको वास्को डी गामा के बारे में बताता हूं तो मैं हमेशा बता के चला हूं कि सिकंदर अपने साथ साथियों एक जल सेनापति, एक नेवी कमांडर भी लेके आया था जिसका नाम था साथियों यहां पर नियार्कस। क्या नाम था, नियार्कस। ये नियार्कस जो था ये सिकंदर का साथियों जल सेनापति था। मतलब सिकंदर ये बात जानता था कि अगर मुझे कहीं साथियों समुद्र के अंदर, अगर मुझे समुद्र के अंदर कहीं साथियों आवश्यकता पड़ी तो मैं साथियों नेवी स्ट्रांग करके चलूं, तो समुद्र के रास्ते की जानकारी इस सिकंदर को रहने वाली थी। ठीक है, सिकंदर को इस नेवी कमांडर को लेके आने का उद्देश्य यही था कि साथियों इससे समुद्री रास्तों के बारे में जानकारी थी। दोस्तों सिकंदर जो था ये भारत में कुल साथियों 19 महीने रहा, 326 से 325 तक 19 महीने ये भारत में रहा। और साथियों वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में इसकी बेबीलोन में साथियों मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु कहां हुई है, बेबीलोन नाम का स्थान है जहां पर 323 बीसी में इस सिकंदर की मृत्यु हुई है। और ये 326 से 325 तक भारत में 19 महीने साथियों सिकंदर यहां पर रहा है। भारत में साथियों किसी एक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। आप देखते हैं कि आखिरकार ये सिकंदर जो था ये साथियों भारत पर अटैक करने में सफल क्यों हो रहा था। तो भारत में साथियों किसी एक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था जिसकी वजह से साथियों सिकंदर जो था ये सफल होता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगर जैसे आज के समय में हम देखें भारत पर केंद्र सरकार शासन करती है, केंद्र सरकार के साथियों अधीन पूरा का पूरा भारत है। तो अगर आज कोई भारत पर अटैक करता है तो साथियों कहीं ना कहीं भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि केंद्रीयकरण है साथियों सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही है। तो वह है साथियों यहां पर अटैक होते ही तुरंत सक्रिय होगी। लेकिन उस समय क्या होता था, जैसे किसी ने साथियों मान लीजिएगा कांधार कंबोज पर अटैक किया तो बाकी के महाजनपद क्या सोचते थे, अरे उसी पे तो अटैक किया है, हमें क्या मतलब। तो इसलिए साथियों एक सत्ताधारी कोई नहीं था, इसलिए सिकंदर सफल होता जा रहा था। पोरस पर अटैक किया तो साथियों कंबोज नहीं बोला, कंबोज पर अटैक किया था तो पोरस नहीं बोला, गांधार पे किया तो कंबोज नहीं बोला। इस तरह से लोगों को लगता था कि हमारी लड़ाई थोड़ी है, इसलिए साथियों सिकंदर भारत में सफल होता जा रहा था। इसकी सफलता के कारण क्या है, सिकंदर की सेना जो थी वो बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी और उसकी सेना में साथियों बहुत तेज तर्रार घोड़े हुआ करते थे। देखो बड़े ही सिकंदर की सेना में बहुत अच्छे घोड़े थे, लेकिन सिकंदर की सेना के घोड़े पर बैठा हुआ सवार मगध के हाथियों से डरता था। जैसे सिकंदर की सेना में बहुत ताकतवर घोड़े थे जो बहुत स्पीड से बिजली की तरह दौड़ते थे, लेकिन मगध की जो सेना थी ना वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब उसकी सेना में जो लड़ाकू हाथी थे ना वो ऐसे थे कि घोड़े पर हाथ रख दे तो घोड़े का दम निकाल दे। तो सिकंदर की सेना में बड़े ही अच्छे घोड़े थे, लेकिन मगध के हाथियों से ये सिकंदर की सेना के अंदर घोड़े पर बैठा हुआ सवार डरा करते थे। साथियों साथ ही अंबिक जैसे देशद्रोहियों ने साथियों सहयोग किया, साथ ही उसकी साथियों साथ देने का काम किया। जो अंबिक नाम का ये शासक था ना, जो मैंने आपको बताया तक्षशिला पर शासन करा था, इसने साथियों क्या किया, इसने सिकंदर की स्वाधीनता तो स्वीकार की और कहा कि चलो मैं आपके साथ मदद करता हूं भारत जीतने में।
तो सिकंदर की सफलता में एक ये भी कारण था कि आखिरकार सिकंदर जो सफर हुआ है उसमें अंबिक जैसे राजाओं ने, साथियों अंबिक जैसे राजाओं ने यहां पर सिकंदर का साथ देना शुरू कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा था साथियों कि भारत और यूनान के मध्य साथियों विभिन्न तरह के क्षेत्रों में साथियों सीधा संपर्क हो गया। यानी जैसे कि साथियों ईरान के लोगों ने अटैक किया था तो भारत ईरान के बीच में संबंध बन गए थे। उसी तरह से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत और यूनान के बीच में साथियों बहुत सारे संबंध बने, सीधे सीधे साथियों लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो साथियों हुआ क्या, इसके बाद जब सिकंदर अटैक करके चला गया तो इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। साथियों सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राजा हुआ करते थे ना, छोटे मोटे भारतीय राजा, ये आपस में साथियों संघर्ष थे, यानी आपस में संघर्ष करते रहते थे। और पहली बार साथियों ऐसा देखने के लिए मिला कि साथियों भारत में जब सिकंदर आ रहा था तो ये राजा एक होने लगे। तो भारत में पहली बार साथियों राजाओं का एकीकरण की प्रक्रिया देखी गई कि सिकंदर के डर से सब लोग एक होने लगे थे। ये भारत के अंदर सिकंदर के आक्रमण से ही प्रभाव देखने के लिए मिला। प्राचीन यूरोप में साथियों भारत के संपर्क में आने के अवसर मिले, ये एक साथियों इसका प्रभाव रहा था। अच्छा, भारत में साथियों गांधार शैली का जो विकास हुआ है, किसका, भारत में गांधार शैली का जो विकास हुआ है यूनानी कला का ही परिणाम है। तो जो गांधार शैली विकसित हुई है ना, भारत में एक शैली होती है, इसका साथियों विकसित होने का जो कारण है वो सिकंदर का आक्रमण। अगर सिकंदर आक्रमण नहीं करता तो गांधार शैली का विकास जो यूनानी कला है वो साथियों शायद भारत में नहीं हो पाती। यूनानियों से साथियों मुद्रा निर्माण की कला भी भारतीयों ने सीखी थी। जो मुद्रा बनती है उसकी कला भी भारत के लोगों ने साथियों इन यूनानी लोगों से ही सीखने का काम किया था। अब दोस्तों सिकंदर तो भारत में आके और अटैक करके चला गया था। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार सिकंदर जब अटैक करके गया है और बहुत सारी चीजें हमें सिकंदर से देखने के लिए मिली है, तो मौर्य काल जो था वो कैसे शुरू हुआ। यानी मगध पर जो चाणक्य थे जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस घनानंद को हटा के अपना एक राजा बिठाऊंगा और वो राजा संपूर्ण राजाओं को एक करेगा, मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा, ये संकल्प जो लिया था वो किस तरह से चाणक्य ने लिया है। तो साथियों हम यहां से आगे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जंगल में खेलने वाले बच्चे को आखिरकार चाणक्य ने कसम खा ली कि मैं इसको राजा बनाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही अद्भुत हुआ करती थी। दोस्तों घनानंद को हरा देता है वो छोटा सा बच्चा, मतलब बच्चा तो बड़ा हो गया था, लेकिन चाणक्य के नेतृत्व में ये युद्ध हो रहा था। तो घनानंद को साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है और घनानंद की पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। उससे चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेता है। तो आपसे पूछेगा कि नंद वंश के शासक घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही हराएगा तो मौर्य वंश की शुरुआत हो जाएगी। मतलब मगध की गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठेगा और मौर्य वंश की यहां से आगे शुरुआत हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? ओके ओके ओके, आप एक बार बाद में कमेंट कर देना जो भी आपका कमेंट हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इसके बारे में कुछ यूनानी लेखक लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये प्लूटार्क नाम का यूनानी लेखक कहता है कि ये व्यक्ति तो एंड्रोकोटस है, ये आधा से बना हुआ है। क्या कहता है? ये व्यक्ति चंद्रगुप्त जो है ये एंड्रोकोटस है। ये जस्टिस कहता है ये तो सेंड्रोकोटस है। दोस्तों आपसे अभी तक जो प्रश्न बने हैं मैं उनका आपको भावार्थ बताता हूं कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है। तो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। लेकिन सर ये एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस का मतलब क्या है? दोस्तों एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो है ये सत्य यूनानी लोग जो है ना भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और इन्होंने जब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को लड़ता हुआ देखा तो दोनों हाथों से तलवार चलाना, एक हाथ में साथियों मूरत लेकर साथियों एक हाथ से तलवार चलाना, ऐसा प्रतीत होता था जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद युद्ध भूमि में लड़ रहे हो। तो साथियों ये जस्टिन और प्लूटार्क ना ये चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना श्री कृष्ण से करते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को नाम देते हैं एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। किसने कहा है? सदैव प्लूटार्क ने यहां पर एंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त को, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस के नाम से जाना है। ये आधा से बना हुआ है, देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो 1793 के समय में साथियों विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम साथियों ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो 1793 में साथियों सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर विलियम जोन्स ने कहा कि ये जो नाम है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्हें आप एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस
ओटस कहे जा रहे हो। तो विलियम जॉनसन ने 1793 के समय में यह बताया। दोस्तों 305 ईसा पूर्व में यानी बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था। मैंने आपसे कहा कि दोस्तों सिकंदर तो ब्यास नदी पार ना कर सका, वापस लौट गया, लेकिन उसका सेनापति था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर भारत मगध पर अटैक करता है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर समझ रहा था कि इस समय मगध पर घनानंद शासन कर रहा होगा, लेकिन जब उसने अटैक किया तो पाया कि मगध पर तो चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा है। तो जब सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य से सामना हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। इससे कहां जीत पाता, तो पराजित कर दिया। जब साथियों इसको सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तो इस सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, ये भी फैन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर। इसने अपनी पुत्री जिसका नाम साथियों कार्नेलिया या इसे हेलेना कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। देखो मैंने कहा ना कि भारत जब कभी भी साथियों एक मुट्ठी में, एक शक्ति में, एक हाथ में होगा ना, इस भारत को हराना आसान नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे सभी साम्राज्यों को, राजाओं को एक जगह मिला लिया था, एकता का बंधन बांधा था और साथियों शक्तिशाली बनने के लिए सबको एकत्र करने की कोशिश करी थी। सेल्यूकस निकेटर भारत पर अटैक भी करता है, अटैक करके दिखाए, जीत के दिखाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, ना केवल सेल्यूकस निकेटर को हराया बल्कि उसकी बेटी साथियों हेलेना से शादी करी, गिफ्ट में अपनी बेटी देके गया। और आप देखेंगे जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहां पर साथियों छोटे छोटे आक्रमणकारी आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम आएगा, महमूद गजनबी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा और भारत को लूटते जाएंगे और शासन भी स्थापित कर जाएंगे। अगर सेल्यूकस निकेटर जीत जाता तो बताओ हम सेल्यूकस निकेटर पढ़ रहे होते या नहीं पढ़ रहे होते? पढ़ रहे होते ना। दोस्तों यही तो कारण है कि भारत अगर एक मुट्ठी में रहेगा, एकत्र होकर रहेगा और केंद्र में शक्तिशाली व्यक्ति बैठेगा ना, तो भारत को हराना ना तो आज संभव है ना ही पहले संभव था। आप इस चीज से सीख लो कि सेल्यूकस निकेटर क्यों नहीं जीत पाया। मगध साम्राज्य के सभी छोटे मोटे शासकों को चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कर लिया था और शक्तिशाली राजा बन के बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर न केवल हारता है बल्कि साथियों कार्नेलिया और अपनी पुत्री से हेलेना भी कहते हैं उसकी शादी करके, न केवल शादी करके साथियों बल्कि युद्ध की शर्तों के अनुसार ये सेल्यूकस निकेटर साथियों काबुल को चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, कांधार को चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, हेरात को चंद्रगुप्त मौर्य को देता है और मकराना को चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। यानी कि साथियों इन 4 प्रांतों को ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी बड़े ही साथियों दरिया दिल व्यक्ति थे। अब ससुर साहब जो ठहरे सेल्यूकस निकेटर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट कर दिए। क्या कर दिए? 500 हाथी भेंट कर दिए। बोले ये पकड़ो, जाओ आराम से अपनी सेना में मजे करते जाना, हमारे मगध की हाथी लेके जाओ। तो ससुर साहब से रिश्तेदार हो गए अब तो सेल्यूकस निकेटर ने साथ 4 प्रांत दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, अपनी बेटी दी और यहां पर ससुर साहब को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दे दिया? 500 हाथी भेंट कर दिए और सेल्यूकस निकेटर भैया पिट पिटा के चल दिया अपनी बेटी को देके। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत हुआ करता था जिसका नाम बहुत पूछा जाएगा, इसका राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा, बोले लिखते रहना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो साथियों मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? क्वेश्चन पूछता जाता है। तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज किसका राज दरबार था? क्या था साथियों? किसका राजदूत था? तो साथियों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों दोनों क्वेश्चन स्टार लगा लेना। पहला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज साथियों, जिसकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। आई पढ़ेंगे, मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है? इंडिका है। तो साथियों सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, छोड़ के गया। और साथियों ये जो व्यक्ति है मेगास्थनीज, ये साथियों यहां पर इंडिका नाम की किताब लिखेगा जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आपसे ये वाले 3 क्वेश्चन जो है ना बेटा किस किस को याद है? पहला, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? अच्छा पहले बताओ साथियों सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति हुआ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को साथियों राजदूत हुआ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? मेगास्थनीज ने किताब लिखी इंडिका। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगास्थनीज में किस साम्राज्य का वर्णन किया गया है? तो इंडिका में
किस साम्राज्य के बारे में विश्लेषण किया गया? तो इंडिका में साथियों मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों एक एक आपके जीभ पर, जबान पर, आपके दिमाग में होने चाहिए। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य बाद में साथियों एक व्यक्तित्व बहुत प्रभावित होता है, साम्राज्य का विस्तार अच्छा कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन भद्रबाहु नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनसे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और साथियों भद्रबाहु से साथियों यहां पर जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं और बाद में साथियों ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। जब इन्होंने जैन धर्म अपनाया तो अपनाने के बाद ये साथियों कर्नाटक चले जाते हैं और कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रावण बेगोला। क्या नाम है? श्रावण बेगोला में जाते हैं और वहां पर साथियों 298 ईसा पूर्व में ये संलेखना या सिलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बहादुर हुए, लेकिन अंत समय में साथियों भद्रबाहु को अपना गुरु बनाते हैं। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से ली। और भद्रबाहु से साथियों शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ये 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से कर्नाटक में जाकर, कर्नाटक के श्रावण बेगोला में जाकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। सिर्फ श्रावण बेगोला में जो ये संलेखना विधि से प्राण त्यागे हैं, क्या होती है संलेखना विधि? आपका क्वेश्चन होना चाहिए। संलेखना विधि साथियों जैनों की एक ऐसी प्रथा है जिसमें साथियों आप भूखे रहकर बिना पानी पिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इसे संलेखना विधि कहा जाता है। जब आप कुछ ना खाएं, भूखे प्यासे रहें, तो साथियों आप संलेखना विधि से अगर प्राणों को, मतलब भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों को त्याग देते हो तो कहा जाता है कि संलेखना विधि से इस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहां पर प्राण त्यागे? श्रावण बेगुला। कहां? कर्नाटक में पड़ता है। इनके साथ इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से साथियों जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली। तो यहां पर जब प्राण त्याग देते हैं तो इनके बाद साथियों, इनके बाद यहां पर इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है बिंदुसार। देखो ये है बिंदुसार, वो था बिंबिसार। क्या था? वो था बिंबिसार हर्यक वंश में। तो बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। माता का क्या नाम था? दुर्धरा साथियों इसकी माता का नाम हुआ करता। और बिंदुसार को साथियों अमित्र घात कहते हैं। अमित्र घात का होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। साथियों सीरिया के शासक, देखिए सीरिया के शासक हुआ करते थे जिनका नाम तो साथियों यहां पर एंटियोकस। क्या नाम है? एंटियोकस। इन एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया के शासक जिनका नाम एंटियोकस है, भले ना याद रहे, लेकिन उन्होंने अपना राजदूत डायमेक्स, याद रखना होगा, डायमेक्स साथियों बिंदुसार के दरबार में भेजा। और जब डायमेक्स साथियों बिंदुसार के दरबार में आया तो बिंदुसार ने यह पूछा इस डायमेक्स से कि अच्छा एक बात बताओ, आपके वहां पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है सीरिया में? तो उसने बताया कि महोदय हमारे यहां पर ना अंजीर बड़ी फेमस है। क्या? अंजीर। अच्छा मीठी शराब भी हमारे यहां पर बहुत फेमस है और हमारे यहाँ के यूनानी दार्शनिक जो हैं ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब साथियों ये सीरिया का जो यहां पर डायमेक्स आया तो डायमेक्स से पता चला कि दोस्तों इसके यहां पर सूखे अंजीर, साथियों मीठी शराब और जो दार्शनिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिंदुसार ने साथियों एंटियोकस से कह दिया कि एक काम कीजिएगा, सीरिया से एक तो मीठी शराब, एक अंजीर और एक दार्शनिक हमारे यहां पर भिजवा दीजिएगा, फिलोसफर जो होते हैं। तो एंटियोकस जो थे इन्होंने साथियों इस बिंदुसार के दरबार में अंजीर भिजवा दी, मीठी शराब भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया। और क्या कह दिया? कहा कि यहां पर एंटियोकस ने क्या कहा कि महोदय देखो डायमेक्स आपके यहां भेजा था, हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, जो फिलोसफर होता है ना, वो साथियों खरीदने विक्रय योग्य नहीं होता। यानी कि यूनानी कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि दार्शनिक को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। आप मीठी शराब ले लीजिएगा, आप अंजीर ले लीजिएगा, मैं दोनों चीज भिजवा देता हूं, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया। पूछा जाएगा कि तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या क्या लिया? तो अंजीर और मीठी शराब ली साथियों, और दार्शनिक साथियों यहां पर इस व्यक्ति जो एंटियोकस है, जो सीरिया का शासक है, इसने साथियों नहीं दिया बिंदुसार को। जो बिंदुसार था ये साथियों आजीवक संप्रदाय, एक संप्रदाय होती है ना सब किसी की अपनी, तो बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। किसका? हाँ, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। ये बिंदुसार आपको इतना पता होना चाहिए। तो बिंदुसार जो था इसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया
कि तक्षशिला में बिंदुसार को कह दिया कि हम इसे अपना राजा नहीं मानते। तो बिंदुसार के समय में साथियों तक्षशिला में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। वहां की जनता ने क्या कह दिया, इस बिंदुसार के खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी। तो साथियों इस समय साथियों इसने अपना राजकुमार जो था, इस अपना बेटा जो था जिसका नाम था सुसीम, इस सुसीम को साथियों इस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। लेकिन सुसीम जो था ये साथियों इस विद्रोह को ना दबा सका। इसका बड़ा बेटा था सुसीम बिंदुसार का, बिंदुसार के बड़े बेटे को सुसीम को जब तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया तो ये असफल रहा, उस विद्रोह को ना दबा सका। लेकिन बाद में साथियों इस बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा और कहा बेटा जाके मैटर को देखना, जरा बेटा जाके मैटर को देखना। और जैसे ही साथियों अशोक गया, ये उस समय साथियों अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। और जैसे ही ये अवंती का साथियों राज्यपाल ये अशोक तक्षशिला पहुंचा, इसने कहा अच्छा एक बात बताओ, खड़े कर लिए सारे सामने, हाँ भाई आ जाओ, क्या दिक्कत है, ऊंचे मंच पर खड़ा हो गया। बोले एक काम करो, जो विद्रोह करने वाले हैं ना वो तो इधर हो जाओ, और जो हमारे पिताजी को ही राजा देखना चाहते हैं वो इधर हो जाओ। मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। बताओ प्रॉब्लम क्या है, पहले आप ये बताओ, जो बगावत करने वाले हैं वो तो इधर खड़े हो जाओ, और जो ना बगावत करने वाले हैं वो इधर खड़े हो जाओ। तो जो बगावत करने वाले थे वो इधर खड़े हो गए, जो बिंदुसार को ही राजा मानना चाहते थे वो इधर खड़े हो गए। जैसे बगावत करने वाले इधर खड़े हुए, सैनिकों से बोला सबकी गर्दन कलम कर दो, सबकी गर्दन कलम कर दो, सबकी गर्दन कटवा दी। बहुत क्रूरता से उसने वो विद्रोह दबाया। जब गर्दन कलम कर दी, अब इन बच्चे से पूछा अच्छा फिर से बताओ, सोच लो एक बार, अगर पिताजी के खिलाफ बगावत करनी है तो इधर हो जाओ, जो बगावत नहीं करना चाहते इधर हो जाओ। अब की बार एक भी इधर नहीं गया, पता था भैया मार दिए सारे के सारे। तो इस अशोक ने साथियों तक्षशिला के विद्रोह को दबाया। तो अब सुसीम जब पहुंचा था तो सुसीम ने सबसे प्यार से बात करी थी, बस अब देखो कुछ नहीं है, बगावत नहीं करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से जियो, पापा बहुत अच्छे, ऐसी बात करी। तो सुसीम की बात वहां किसी ने नहीं सुनी। अब अशोक जब पहुंचा तो अशोक ने ऐसा कारनामा कर दिया, बहुत क्रूरता के साथ उस विद्रोह को साथियों दबाने का काम किया। इसलिए साथियों ये अशोक बिंदुसार को बहुत पसंद आया। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ही साथियों मगध के सिंहासन पर बैठता है और अशोक ही अगला राजा बनता है, अशोक ही अगला राजा बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य देखे, चंद्रगुप्त के बाद साथियों बिंदुसार देखे, और बिंदुसार के बाद अगला शासक बना अशोक, जिसके बचपन की कहानियां आपने सुन ली होंगी। ये कितना साथियों कट्टर और क्रूर शासक हुआ करता था, बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। हाँ चलो साथियों आगे बात करें। तो अब साथियों पढ़ेंगे थोड़ा सा अशोक के बारे में। देखो अशोक का जो जन्म है साथियों ये 304 बीसी में, 304 ईसा पूर्व में साथियों पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो था ये अपने राजा जो बना है ना, ये राजा तब बना है जब इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया। ये व्यक्ति बहुत क्रूर था। सोचो राजा बनने से पहले इसने, क्योंकि छोटा था तो राजा बनने से पहले इसने अपने 99 भाई मारे थे, जब जाके ये राजा बना था। अब देखा नहीं आपने तक्षशिला में कैसे विद्रोह दबाने के लिए गया था। तो माना जाता है कि अशोक इतना, पहले तो अशोक साथियों क्रूप माना जाता है, वो सुंदर नहीं था, तो इसलिए साथियों वो शायद इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या करी है। 99 भाइयों की हत्या करने के बाद तब जाके अशोक साथियों गद्दी पर बैठा है। ऐसा कहां मिलता है, तो साथियों ऐसा बौद्ध धर्म में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों 369 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। बेटा स्टार लगा लेना, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, क्योंकि इस पर एक प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा, इनडायरेक्ट वे में बनेगा, अभी बताता हूं। साथियों इसने 369 बीसी में अपना राज्य अभिषेक करवाया, और इसकी जो मां हुआ करती थी उस माता का नाम सुभाद्रगी हुआ करता था। सुभाद्रगी इनकी साथियों मां थी अशोक की। और अशोक का राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष साथियों 261 ईसा पूर्व में अशोक ने साथियों कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को साथियों जीत लिया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग ने साथियों कलिंग युद्ध कब लड़ा है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा है, तो अशोक ने साथियों 261 में कलिंग युद्ध लड़ा है। ध्यान से सुनना, स्टार लगा लेना अब यहां पर। साथियों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा है, और कलिंग युद्ध को लड़ने के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया। जो अब तक अशोक मार काट साथियों खत्म करना, लड़ना झगड़ना इसमें था ना, जब इसने कलिंग में साथियों क्या हुआ था ना कि कलिंग जब अटैक इसने किया, देख लो ये वाला सीन,
तो जब इसने कलिंग पर अटैक किया तो अटैक करने के बाद कलिंग को जीत तो लिया इसने, लेकिन फिर बाद में देखा कि किसी का हाथ कटा हुआ कहीं पड़ा है, किसी गर्दन कहीं पड़ी है, बाकी शरीर वहां पड़ा है, किसी की आंखें निकली हुई पड़ी है, कोई साथियों रथ जो है वो पूरा खच्चर, खून के खच्चर में अंदर घसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। इसने सब नरसंहार देखा ना तो इसका दिल जो था ना वो पिघल गया। बोले यार अशोक क्या करने चला है तू, 99 भाइयों को मार दिया, वहां तक्षशिला में कैसे मार के आया, अब कलिंग युद्ध 261 जो लड़ा है इसके बाद तो ये व्यक्ति ना एकदम से बोला नहीं यार आज के बाद सब। तो 261 में कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण अशोक के जीवन के लिए रहा है, जिसके बाद इसका हृदय बदल गया और आज के बाद इसने कह दिया मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को नहीं मारूं। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग अटैक के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और अशोक साथियों यहां से आगे क्या कर लेता है, इसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और साथियों बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा जो ली है इसने साथियों उपगुप्त से ली है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी और अशोक को साथियों बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक को साथियों उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है, हृदय इसका हो गया था परिवर्तन साथियों 261 ईसा पूर्व में जब इसने कलिंग अटैक किया था। उसके बाद बौद्ध धर्म जो था ये कहा जाता है कि अशोक का पर्सनल था, मतलब ऐसा माना जाता है कि साथियों ये व्यक्तिगत धर्म मानता है इसको, इसने कभी ऑफिशियल इस बात की घोषणा नहीं करी कि मैं साथियों बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। ये इससे बौद्ध धर्म को क्या करता था ना, बौद्ध धर्म को साथियों राज के धर्म घोषित नहीं करता था, ये कहता था कि बौद्ध धर्म मेरा व्यक्तिगत धर्म है ना। तो इसलिए कई बार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया ही नहीं था, है ना, ऐसा कहते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है वो साथियों अशोक का क्या है, व्यक्तिगत धर्म इसने माना है, इसने कभी राज के धर्म इसको नहीं बताया। मतलब पर्सनल लेवल पर मैं बौद्ध को फॉलो करता हूं लेकिन मैं ऑफिशियली आके नहीं कह रहा हूं कि मैं बौद्ध धर्म का प्रवर्तक हूं, ऐसा इसका मानना था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे साथियों और अपनी बेटी को, जिसका नाम था संघमित्रा, और साथियों अगर हम बात करें इसका बेटा था महेंद्र, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी साथियों संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बच्चों को भेज रहा है तो निश्चित सी बात है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को साथियों क्या करता होगा, फॉलो करता होगा। तो अशोक ने अपने बेटे साथियों किसको, महेंद्र, और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा, ये साथियों श्रीलंका भेजा था। अशोक ने साथियों आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय को ही फॉलो करता था, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए सत्यो गया जो है ना ये बिहार में पड़ता है, तो गया में सत्यो बराबर की पहाड़ियों की 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बराबर की पहाड़ी किस राज्य में है, ये आपकी बिहार में है। बिहार की कहां पर, तो गया में है। तो साथियों किसने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, तो अशोक ने साथियों आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गया के अंदर, बिहार के अंदर साथियों 4 गुफाओं का, बराबर की गुफा जो है उनमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाने का काम किया है। अशोक की साथियों धम्म यात्रा, अशोक ने, क्योंकि साथियों यहां पर कहा जाता है कि भेरी घोष से धम्म घोष अपना लिया था, धर्म के मार्ग पर चलने लगा था। कलिंग युद्ध के बाद उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया था। तो इसकी साथियों जो यहां पर धर्म यात्रा थी, तो अशोक कहता था, अशोक बाद में क्या कहने लगा, ये कहने लगा कि सतुज व्यक्ति जो है ना वो अपने माता पिता की आज्ञा को माने। क्या कह रहा है, अपने माता पिता की आज्ञा को माने। व्यक्ति सत्य ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। व्यक्ति सत्य दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। व्यक्ति जो है वो जियो और जीने दो का पालन करे। तो अब जब ये धर्म यात्रा निकालता है ना तो इन सब बातों को कहता है। उससे पहले बहुत क्रूर था, बहुत सारे इसने साथियों किस तरह से काम किए थे आपने जाने, लेकिन बाद में आके ये अशोक सत्य परिवर्तित होता है। जीने दो और जियो और जीने दो का नारा देता है। माता पिता का आदर करो, अपने साथियों जो भी आपके भिक्षुक रहते हैं, जो भी ब्राह्मण हैं उनका आदर करो, ऐसी बात साथियों अशोक बाद में कहने लगता है। अच्छा दोस्तों, जो अशोक के यहां पर अभिलेख हैं उनकी संख्या साथियों 14 मिलती है। कितने, इसलिए अशोक के से चतुर्दश अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख कितने हैं इसके साथ, 14 अभिलेख हैं। किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है ये तरह 14 अभिलेखों में हम देखेंगे, लेकिन सारे आपको याद नहीं रखने। जहां मैं स्टार लगाऊं ना कि बेटा इस वाले को जरूर याद रखना, इस वाले को जरूर याद रखना, तो उसको आप 100% याद करके चलना। देखो प्रथम अभिलेख में कहा गया है, इसमें साथियों इसने अहिंसा पर बल दिया है। क्या कहा है, अहिंसा पर बल दिया है और पशु बलि की निंदा की है। जब इसने अभिलेख लिखवाए, अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पर जब हम कोई बात लिखवा के छोड़ जाते हैं तो पत्थर पर लिखी हुई बात साथियों बहुत सालों के बाद भी वो दिखेगी, है ना। तो इसने पहले अभिलेख में 14 अभिलेख है इसके,
14 अभिलेख हमें मिले हैं, उसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा, किसने साथियों इसकी भाषाओं को पढ़ा, किस भाषा में लिखी गए थे, बात करेंगे। लेकिन इसके साथियों 14 अभिलेखों में जो पहला अभिलेख है उसमें साथियों इसने अहिंसा पर बल दिया है और पशु बलि की निंदा करी है। दूसरे अभिलेख में इसने कहा है कि मनुष्य के साथ साथ जो आपका पशु है ना, उसकी चिकित्सा की चर्चा करिए दूसरे वाले अभिलेख में। पहला इंपोर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपोर्टेंट नहीं है। तीसरे शिलालेख में इसने अशोक में 3 अधिकारी, राजुक, युक्तक और साथियों प्रदेशक की चर्चा की है जो धम्म के प्रचार के लिए थे। इंपोर्टेंट तीसरा भी नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं 14 अभिलेख में, इंपोर्टेंट है साथियों, इसमें इसने भैरी घोष यानी कि युद्ध के मैटर के स्थान पर धम्म घोष यानी कि बौद्ध या फिर धम्म का मतलब धर्म से, तो इसने साथियों युद्ध को त्याग कर धर्म के मार्ग की नीति बताई है चौथे अभिलेख में। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख में साथियों भैरी घोष को त्याग कर, भैरी घोष का मतलब मार काट इन सब चीज को त्याग कर इसने साथियों धम्म की यानी धर्म की नीति अपनाई थी। तो चौथे अभिलेख में ऐसा लिखा है। पांचवें अभिलेख में साथियों इसने धम्म महायात्रा नामक अधिकारियों की चर्चा की है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करते थे। छठे अभिलेख में अशोक ने साथियों यहां पर मेरा अधिकार जन कल्याण के लिए है, जब चाहे मुझे मिल सकते, इसमें साथियों अशोक ने जन कल्याण की बात छठे अभिलेख में कही है। सातवें अभिलेख में इसने साथियों अशोक के विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की है। यह सबसे बड़ा अभिलेख है। तो सातवां अभिलेख इसलिए इंपोर्टेंट होता है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो सातवां अभिलेख जो है जो सबसे बड़ा अभिलेख है। आठवें अभिलेख में साथियों, आठवें यहां पर शिलालेख के अंदर इसने साथियों क्या किया है, धम्म यात्रा की चर्चा की है। इसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष प्रारंभ होती है जो, और साथियों 10वें वर्ष ये गया जाता है और 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है, यानी कि अपनी यात्राएं करने लगता है साथियों अशोक यहां पर। और 9वें अभिलेख में साथियों इसमें साथियों सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन अशोक करता है। 10वें अभिलेख में साथियों राजा व अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। 11वां अभिलेख में साथियों धम्म की व्याख्या करता है अशोक। 12वें अभिलेख में इसमें स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए और स्त्री महात्रा माने कि स्त्री महामात्रा नाम का एक अधिकारी नियुक्त करता है। पूछ लेगा बताओ स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए अशोक ने किस अधिकारी को नियुक्त किया, तो स्त्री महामात्रा को नियुक्त किया साथियों। 13वें अभिलेख में साथियों इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा करी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अशोक के किस शिलालेख में साथियों, अशोक के किस शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, तो 13वें शिलालेख में। अच्छा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है बताना, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 14वें अभिलेख में अशोक ने साथियों जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। ये इसके 14 अभिलेख रहने वाले थे। अच्छा अशोक के समय में साथियों कुछ अध्यक्ष हुआ करते थे, जैसे किसी को कहते थे शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष का क्या काम था, व्यापार से प्राप्त कर चुंगी को एकत्रित करना। एक था साथियों पोतवा अध्यक्ष, ये मापतोल के मान को नियंत्रित करता था। एक था सूत्रा अध्यक्ष जो वस्त्र उद्योग मंत्री हुआ करता था इसके साम्राज्य में। एक था सूना अध्यक्ष, ये बूचड़खाने और चर्म उद्योग का अध्यक्ष। बूचड़खाने समझते हो जहां पर पशु वशु काटे जाते हैं। एक था साथियों लक्षणा अध्यक्ष, ये टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था। अगला था साथियों यहां पर अश्वाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष जो था ये घोड़ों की देखभाल करता था। एक था हस्त अध्यक्ष जो हाथियों की देखभाल करता था। एक था साथियों अकाराध्यक्ष जो साथियों यहां पर क्या था, खान मंत्री था। एक था सीता अध्यक्ष जो यहां पर साथियों आपका कृषि अध्यक्ष था, कृषि विभाग को संभालता था। तो ये प्रमुख साथियों अशोक के समय में अध्यक्ष हुआ करते थे। मौर्यकालीन अगर वास्तुकला की बात करें तो मौर्य काल में साथियों लकड़ी के भवन हुआ करते थे। कैसे, लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान में साथियों पटना में देखने के लिए मिलते हैं। जो लकड़ी के भवन है वो अभी पटना में देखने के लिए मिलते हैं। और मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर हुआ करते थे। अशोक ने साथियों मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप को बनवाया। कौन सा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप पड़ता है वो अशोक ने ही बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप रहने वाला है, जो सबसे बड़ा स्तूप रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी साथियों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। देखो अशोक ने साथियों यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। कहां पर, यूपी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इसने साथियों क्या बनवाया, यहां पर सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जिस पर 4 पत्थर है और शेरों की एक जगह रखा गया है। जो आपने देखा होगा ये वाला है ना, ये हमारा क्या है पता ना, ये आपने देखा होगा 4 जो शेरों को एक साथ कहा गया है कि इसमें शेर नहीं है, अलग अलग चीजें।
यही भारत का क्या है, यही भारत का साथियों अगर हम बात करें तो नेशनल सिंबल रहने वाला है, ये आपका राष्ट्र चिन्ह रहने वाला है। इसमें कहा जाता है एक तरफ घोड़ा है, एक शेर है, एक बाघ है, चीता, ऐसे कहा जाता है। लेकिन हमें एक तरफ से देखते हैं तो तीन ही दिखते हैं, एक इसके पीछे भी है, तो लोग सोचते हैं इसमें तीन है, नहीं इसमें चार होते हैं। एक इसके पीछे भी होगा ना तो वो आपको दिखेगा नहीं, बोर्ड के पीछे नहीं है, मतलब उस तरह मत देखना, बोर्ड के पीछे मतलब तस्वीर के पीछे होता है। अब उधर से देखेंगे तो इधर वाला नहीं देखेगा, है ना। तो ये सत्य अशोक के यहाँ पर कह सकते हैं शिलालेख है दोस्तों। अशोक और हम अगर बात करें तो इससे मौर्य साम्राज्य के बारे में एक वीडियो में और लेकर आऊंगा, संभवतः कोशिश करूंगा। तो ये जो वीडियो होगा ना आपके लिए साथियों, इस वीडियो के बाद आपको इस मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसमें सारी चीजों को कंप्लीट करा देंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए एड ऑन हो सकती हैं। तो साथियों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी गई है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। और आपका जो भी डाउट है ना बेटा मेरे को पर्सनल भेज दीजिएगा, है ना। मैं पढ़ाते टाइम थोड़ा कमेंट पर कम ध्यान देता हूँ, थोड़ा मतलब पढ़ाने में ही ज्यादा लीन रहता हूँ, क्योंकि अगर कमेंटों पे ध्यान दूंगा ना तो आप मुझे बातों में ही लगाए रखोगे, सिर्फ मुझे पढ़ाने दोगे नहीं। इसलिए मैं कई बार कमेंट खुद भी देख के छोड़ देता हूँ, मैंने कहा चलो इसको पर्सनल लेवल पे जवाब दे देंगे। तो ये खास बात होती है कि कमेंट में खुद भी पढ़ना नहीं चाहता कि यार चलो क्या ना कि बच्चों तक पहले कंटेंट पहुंचे, पहले मैं उन्हें पढ़ा दूं। क्योंकि बच्चा क्या ना, बच्चा इस चीज को नहीं समझता कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे अच्छा लगता है कि चलो मास्टर कमेंटों पे ध्यान दे रहा है। लेकिन मैं जानता हूं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि समय पर आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, सिर्फ बातें होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। तो आपके लिए साथियों ये बड़ा सा थैंक यू है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।